नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, आज है 4 तारीख और 4 तारीख की अपनी महत्ता है हम भारतीयों के जीवन में, क्योंकि कोई भी बात सिर्फ 4 से ही शुरू होती है। जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, या 4 लोग क्या कहेंगे, वो आई और 4 बातें सुनाकर चली गई, 4 पैसे क्या कमा लिए, खुद को तोप समझने लगे। ये जो 4 का ऑब्सेशन है ना, ये हम भारतीयों में शुरू से रहा है और इसका कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन यही 4 जो है वो हमारे साथ हमारे जीवन में बना हुआ है। और ऑन दैट नोट 2011 बैच आईएफएस ऑफिसर स्वधा रिजवी मैम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और मैडम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी भी हैं, जैसे आप आईएफएस सर्विस में रही हैं और वहाँ से पटना आने तक का ये जो आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। शुक्रिया रचना। 2011 में मेरा सफ़र शुरू हुआ विदेश सेवा में, तो 11 से लेके अब तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। विदेश सेवा, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि दूसरी ग्रुप ए सर्विसेज से सेवाओं से काफ़ी अलग है। वो इसलिए, हालांकि हम एक ही परीक्षा देते हैं जो यूपीएससी लेती है, पर ये सेवा बहुत वजह से अलग हो जाती है। सबसे पहले तो मैं इस वजह से अलग होती है कि इस सेवा में आपको जितना अपने जड़ों से जुड़े रहना है, उतना ही आपको अंतर्राष्ट्रीय सोच के साथ रहना होता है। इसका मानी ये होता है कि, और ये आसान नहीं है, ये मतलब बोल देना बहुत अच्छा लगता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय सोच के साथ जी लीजिए, पर जब आप एक पर्यटक के रूप में जाते हैं किसी देश में, 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जाते होंगे, तो वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपको पता है आप वापस लौट जाएंगे आपके कंफर्ट जोन में। पर अगर आपको लंबा सफ़र तय करना हो किसी देश में, और वो कोई भी देश हो सकता है, तो शुरुआती दौर तो अच्छा ही लगता है, पर बाद में आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है कि आप वहाँ के लोगों से जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रहना मकसद नहीं है। वहाँ पे आपको भेजा इसलिए जाता है क्योंकि आपके ऊपर निर्भर है कि आप भारत के संबंध उस देश के साथ कैसे बनाएंगे, और अच्छे संबंध बनेंगे तो इसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी वहाँ पे हैं, जो राजनयिक हैं हमारे, उनकी वजह से होता है, और ये सब देशों के लिए ये लागू होता है। तो लोगों के दिल के करीब आना किसी दूसरे देश के, ये सबसे बड़ा हुनर है एक विदेश सेवा अधिकारी का, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। उसकी ज़बान सीखनी है, उनकी संस्कृति के बारे में गहराई से समझना है, ना कि ऊपरा ऊपरी सतह पे, इतिहास के बारे में जानना है, उनकी हर चीज़ समझनी है, कोशिश करना है कि आप उसको जी लो हर रोज़, और खान पीन हो गया, रहन सहन हो गया, वगैरह वगैरह। पर साथ ही साथ आपको अपने देश का प्रतिनिधित्व भी करना है। तो आप अगर अपने जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर आप वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत रोमांचक सफ़र रहा है, क्योंकि आप अलग अलग देशों में जाते हैं। जैसे मैंने अर्जेंटीना, पैराग्वाय, उरुग्वाय, ये देश यहाँ से कितनी दूर हैं, कितनी मील दूर हैं, 23 घंटे लगते हैं दिल्ली से अर्जेंटीना पहुँचने में, फ्लाइट में, विमान में। तो हम 3-4 घंटे में तो सकपकाने लगते हैं कि फ़्लाइट इतनी लंबी है, पर 23 घंटे सोचिए, तो हम एकदम दूसरे कोने पे पहुंच गए। तो वहाँ की का एक अपना लुत्फ़ है, इतने दूर जाके वहाँ के लोगों को समझना, उनकी संस्कृति। और उसके अलावा फिर यूएस में मैं रही, और फिर इस सफ़र में कई देशों में जाने का मौका मिला अपने कामों की वजह से। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सफ़र, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप अपने छोटे से कुएं से निकल के आप कितना कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और साथ ही साथ कितना पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सेवा की एक और खासियत ये है कि हमें लगातार, हम एक विद्यार्थी होते हैं हम, क्योंकि ज़िंदगी भर वो पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ती है, पर अच्छे माने में, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का अवसर मिलता है। हाँ, तो क्योंकि अगर आप नहीं रहोगे तो फिर आपकी बातों में कोई दम नहीं रहेगा, ना कोई वजन रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बातों में वज़न रहे और आपकी ज़बान में नफासत रहे,
तभी आपसे लोग आकर्षित होंगे और आपकी बात सुनना चाहेंगे। नहीं तो आप विदेश जाएंगे, आप डिप्लोमेटिक सर्कल्स में घूमते हैं, कौन आपसे बातचीत करना चाहेगा। तो आप में गहराई वो होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद से फिर दिल्ली में हम काम करते हैं, हमारी जो मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तो वो दिल्ली में है, तो हमारा अच्छा खासा वक्त दिल्ली में भी बीतता है, मेरा बीता है खास करके। तो वो एक उधर भी अलग अलग डेस्क्स पे हमने काम किया, तो अलग अलग देशों के साथ जो रिश्ते हमारे बायलैटरल रिलेशंस है वो मनाने का काम, चाहे यूनाइटेड नेशंस के साथ, संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के जो संबंध हैं, तो इस तरीके के अलग अलग पोर्टफोलियोज पे काम करने का मौका मिला, जो अपने आप में बहुत अलग रहते हैं। और उसके बाद से फिर मैं आपके साथ बैठी हूँ बिहार में, तो बहुत लोगों को आश्चर्य होता है यहाँ के प्रशासन में भी कि अरे एक विदेश सेवा अधिकारी बिहार में क्या कर रहा है, या कोई किसी राज्य में क्या कर रहा है। तो ये अभी एक चलन चला है कुछ सालों से, और इसमें विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोच में परिवर्तन आया है कि अब लोगों को, अधिकारियों को भेजा जा रहा है राज्य में दो वजह से। एक तो हमारी थोड़ी सी, हम अभी भी बहुत छोटे हैं तादाद में, आपने सुना ही होगा कि आईएफएस ऑफिसर्स बहुत कम है अगर हम दूसरे देशों से मिलाएं, पर फिर भी थोड़ी सी तादाद बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अब मंत्रालय चाह रही है कि हम कुछ अफसरों को मंत्रालय से भेजें राज्यों में, ताकि हमारे राज्य विदेश नीति से जुड़ें, क्योंकि अक्सर ये एक छवि है, और छवि कुछ हद तक सही भी है कि एक फासला है। विदेश नीति सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, दिल्ली में बनती है और दिल्ली तक सीमित है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मानना था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब 2014 से ही, कि हमारे राज्यों को भी जोड़ना है, उतना ही ज़रूरी जोड़ना है, अहम है जोड़ना हमारी विदेश नीति से, तभी एक तरह से हमारी विदेश नीति पूरी तरह से कामयाब हो सकेगी। और ये बात वाकई ही सही है। तो बहुत अधिकारी वहाँ यहाँ राज्य में आते हैं, और कोशिश ये रहती है कि राज्यों को कैसे, राज्य में कैसे निवेश आए भारत से, विदेश से, कैसे तकनीकी कोलैबोरेशन हो सके दूसरे देशों से। साथ ही साथ बहुत डेलीगेट्स आते हैं, जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो बोध गया में दुनिया जहान से लोग आना चाहते हैं। तो फिर जब आते हैं तो फिर मीटिंग्स भी होती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं। और साथ ही साथ एक दूसरी वजह यह है कि हमारे पासपोर्ट सेवाएं, पासपोर्ट और जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पर अब इसलिए ज़्यादा कि हम ये महसूस हुआ कि क्यों ना विदेश सेवा अधिकारी ही इन कार्यालय को संभालें और इसमें और तब्दीलियां ला सकें, बेहतरी ला सकें, क्योंकि यही काम हम विदेश में भी करते हैं हमारे दूतावास में। तो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, जिनको आप जैसे विदेश में हैं और आपको अगर पासपोर्ट की सेवा चाहिए, आपका पासपोर्ट वैध नहीं है, गुम गया, तो हम देते हैं। तो उसकी जानकारी भी बहुत अहम है। तो इसलिए ये अनुभव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक अनुभव है जो हमें हमारी जनता से जोड़ता है विदेश मंत्रालय में, क्योंकि उसके अलावा हमारी कोई खास पब्लिक डीलिंग होती नहीं है। तो 14 से लेके अब तक जो अभी की सरकार है, उसका एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि जोर रहा है कि हम अपने भारतीय नागरिकों की सेवाएं बेहतर कैसे दे सकें, देश में और बाहर। इंडियन डायस्पोरा की जो हम बात करते हैं, हम थोड़ा समझना चाहते हैं, हम दिल्ली थोड़ा वापस चलना चाहते हैं और पटना तक हम आएंगे। लेकिन आप राजस्थान की रहने वाली हैं, मुंबई में पली बढ़ी हैं, फिर पढ़ाई लिखाई आपकी दिल्ली में हुई है और वहाँ आपने सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज हुआ। ये जो पीछे जो थोड़ा छूट रहा है, हम इसे थोड़ा पकड़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी नौकरी और उसको फिर आप छोड़ करके सिविल सेवा की तरफ आती हैं और फिर आईएफएस चुनती हैं। तो थोड़ा इसके विषय में भी बताइए। देखिए, इसमें बहुत एक सरल सा जवाब है मेरे पास। मैंने कोई बचपन से सोचा नहीं था, ना कोई ख्वाब था, क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ, राजस्थानी परिवार है हमारा,
तो वो व्यवसाय में है, तो ये कहीं से दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था कि सर्विस भी करना। हाँ, सर्विस एक तरह से नीचा ही देखा जाता है, कोई भी तरह की नौकरी, चाहे सरकारी हो या निजी हो। तो हम बिजनेस करना है और उसी में आगे बढ़ना है, पर मेरा शुरू से थोड़ा पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा रहा। तो मैंने ये तय कर लिया था, ये तय था कि बिजनेस तो नहीं करना है, और ये भी तय था कि मतलब बस थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करके आप शादी कर लें और घर पे बैठ जाएं, तो ये भी शायद कहीं ना कहीं ये था कि ये नहीं करना है। पर क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो पढ़ाई लिखाई करते हुए समाज शास्त्र की तरफ रुझान बढ़ी, और पढ़ते पढ़ते अच्छा लगा, दिल्ली पहुंच गए। उस विषय में सोचा कि आगे बढ़ते हैं, और वाकई बहुत मज़ा आता था सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त। और फिर पढ़ते पढ़ते मौका मिला कि क्योंकि उस माहौल में जब आप रहते हैं DU JNU वगैरह में, तो वहाँ पे लोग एकेडमिक्स में जाते ही हैं, तो एक अच्छा अवसर भी मिल गया, तो वहाँ पे नौकरी भी इत्तेफाक से मिल गई। और उसके बाद से नौकरी में आ गए, पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते कुछ दोस्तों को पढ़ाने भी लग गए कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो बोले आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं तो आप तैयारी क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने बोला कभी महसूस ऐसी मतलब कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद पर पढ़ाते पढ़ाते एक लहर चली कि चलो आजमाया जाए। आजमाते हुए मज़ा आने लगा, तो फिर मैंने कहा कि चलो दे ही देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। और शायद यही वजह रही कि मुझे कामयाबी मिल गई, क्योंकि ये मैं अपने दर्शकों को, खास करके जो नौजवान दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जब करियर की प्लानिंग करें, खास करके बिहार में जो मैं देखती हूँ कि UPSC के लिए इतना ज़्यादा के प्रति इतना रुझान है, वो ठीक है, अच्छी बात है, पर उसको एकदम ऐसा ना समझ लें कि अगर ये नहीं होगा, इसमें कामयाबी नहीं हासिल होगी तो ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं होता है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक बैकअप प्लान के साथ तैयारी करते हैं और इत्मीनान से करते हैं कि चलिए होना है, होगा, नहीं होना होगा, पर हाँ 100% अपना लगा दीजिए, जो हर चीज़ में आपको लगाना है, पर उसमें निराश नहीं होना है कि अगर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत हद तक मैं पूरे होशो आवाज़ में कह रही हूँ कि मेहनत अपनी जगह है, पर उसको आप नसीब बोलना चाहें, अल्लाह, भगवान या कोई भी एक दिव्य शक्ति बोलना चाहे, उसका भी योगदान है। क्योंकि ये मेरा अहंकार होगा कहना कि अच्छा मैंने मेहनत की इसीलिए मैं सफल हो गई। ज़रूर मैंने मेहनत की और बहुत कड़ी परिश्रम, बड़ी मेहनत की मैंने, क्योंकि पढ़ा भी रही थी, पढ़ना भी था, MPhil भी चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। पर साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सितारे आपके साथ हों। तो उसका जो भी आप कितना भी जो भी परसेंटेज डालना चाहे, और ये हमारी सबकी ज़िंदगी में ये चीज़ होती है। तो ये मैंने नहीं तय किया था। मैंने जैसे कि आपको कहा कि बचपन से मुझे नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि क्या ताकतें आई और मेरे जहन में डाली ये बातें, और एक साजगार माहौल भी मिला तैयारी करने का, और ये हो गया। तो हम थोड़ा अब ये समझना चाहते हैं मैम कि विदेश सेवा को लेकर, जैसे आपने कहा भी कि हम जनरली और बिहार में खासकर हम IPS और IAS की बात सोचते हैं, और IFS तक तो हम जा ही नहीं पाते हैं। तो हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि भारतीय विदेश सेवा में जब आप आई हैं, उस दौरान आपने क्या कुछ नया महसूस किया, या एक विदेश सेवा अधिकारी का सामान्य दिन कैसा होता है और वो क्या करते हैं? तो सबसे पहले फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप सेवाओं का चयन करें, हमारे नौजवान दर्शकों को, कि ये ना थोड़ा सा सोच समझ के कर लें चयन। नहीं तो अक्सर ये होता है, ओ अच्छा सब लोग भर रहे हैं IAS या IFS या IPS, तो हम भी वही भर देते हैं। देखिए, हर सेवा की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपने उतार चढ़ाव होते हैं, और कुछ खास आपकी शख्सियत में वो चीज़ होनी चाहिए। तो आपकी शख्सियत में पुलिस वाला बनना ही नहीं है, पर आप फिर भी IPS दे देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अच्छी सेवा है। तो मुझे लगता है कुछ वक्त तो चल जाएगा, आप खींच लेंगे, पर उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा नाखुश रहेंगे, और आप उस सेवा के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि, और आज के ज़माने में तो जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे या इंटरनेट पे आप कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी
समझिए कि ना समझी मैंने भी दिखाई, मैंने भी इतनी घुस के जानकारी नहीं ली थी, पर मुझे कोई मलाल नहीं है विदेश सेवा में आने के बाद, क्योंकि जैसे कि मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत रुझान था, तो ये सेवा में वो अवसर मिलता है और आपको करना भी पड़ता है। तो कुछ चीज़ें, ज़बानों से बहुत लगाव है मुझे, सीखने का, नए नए ज़बान सीखने का शौक़ है, तो ये भी आपको ये सेवा ने दिया। तो संस्कृतियों, अलग विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ना, समझना उनके बारे में, ये भी पसंद है, तो वो भी मिल गया। तो मेरे लिए तो खैर कोई ख़ास मुझे लगता है दिक्कत नहीं हुई, पर विदेश सेवा में क्योंकि आप लोगों से, हमारा ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं हम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। हम अक्सर या तो दिल्ली में रहते हैं, विदेश मंत्रालय में हमारा काम होता है, या फिर हम विदेश रहते हैं, और विदेश मतलब कहीं पे भी हो सकता है वो। दूसरी बात, जब आप एक विदेश सेवा अधिकारी को, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको अपने जड़ों से जुड़े रहना ज़रूरी है, पर साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सोच, एक बहुत वसी सोच के साथ ज़िंदगी जीना है। तो आप मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई और आप वहाँ पे पराठे ढूंढ रहे हैं, और आपको आदत है खाने की, चाय और पराठे या समोसे, हो सकता है आपको ना मिले, अच्छे ना मिले, और अब तो खैर समोसा सब जगह मिल रहा है, या बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल रेस्टोरेंट्स भी अब हो गए, पर वो वाली बात नहीं है कि आप नुक्कड़ पे जाके आप चाय की चुस्की ले सके, टपरी पे जाके, या बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं आपको। पर और वहाँ का खान पीन एकदम अलग है, वहाँ की सड़कों पे आप जाएंगे तो एक ख़ास खुशबू आती है, एक ख़ास महक है खाने की, क्योंकि वहाँ सी फूड ज़्यादा चलता है। तो अगर आप मान लीजिए शाकाहारी हैं एकदम, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो क्या आप उस सोच को में तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं, उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? और जब मैं परिवर्तन की बात कह रही हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों की बात करती हूँ। मजहब अलग हो सकता है, आपकी परवरिश हुई हो एकदम एक ख़ास मजहब में, ख़ास धर्म में, और आप ठीक दूसरे जगह चले जाएं जहाँ पे एक दूसरा धर्म है, क्योंकि बहुत सारे देश सब सेक्युलर तो नहीं होते, और सब इंडिया की तरह इतने डाइवर्स भी नहीं है, इतने विभिन्न भी नहीं है। बहुत सारे देशों के अपने अपने धर्म होते हैं। जैसे अर्जेंटीना में ही लगभग पूरा देश ईसाई धर्म का था, तो क्रिश्चियंस थे। तो कहने का मतलब है कि बहुत तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, रहन सहन में, खान पीन में, सोच में। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? वो तैयारी अक्सर मुश्किल होती है, पर मैं कहती हूँ कि नामुमकिन नहीं है, अगर आप अपनी सोच को उस तरह से ढाल लें तो वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप जितना पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उतना ज़्यादा आपकी सोच और फैलती चली जाएगी, और आप वहाँ के काम करने का तरीका अलग होगा, हमारे काम करने का तरीका अलग है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी। फिर बहुत सारे कल्चरल न्यूएंसेस है। जैसे मिसाल के तौर पे, मैं जब अमेरिका में थी, तो मैंने एक शब्द बोला जो हम आम तौर पे बोलते हैं यहाँ पे अंग्रेज़ी में, पर वहाँ पे उसे बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। तो जब मैंने बहुत अनजाने में ये बात बोल दी, तो सब लोग मेरे तरफ ऐसे देखने लगे कि मैंने एक बहुत गंदा शब्द बोल दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे साइन एंड सिंबल्स जो आप अपने यहाँ यूज करते हैं, आप मजाक भी नहीं कर सकते, और वो बाहर जाकर के उसका मतलब बड़ा गलत सा मतलब है। जैसे आपके साथ मैं कोई मुद्दों पे हंस सकती हूँ कि ये मजाकिया तौर पे, और आप मेरी मजाक को समझ लेंगे, पर यही मजाक दूसरे को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि उनके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कल्चरल स्पेसिफिक होता है, राइट? उनके जोक्स भी बड़े स्पेसिफिक। एग्जैक्टली। तो कई बार आपको लगता है अरे काश मैं किसी के साथ कोई मिल जाता जिसके साथ हम उसी जोक पे हंस लेते, उसी मजाक उसके साथ कर लेते। पर कहने का मतलब ये है कि ये सोच की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है ना। तो इसके लिए आप क्या तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो विदेश सेवा आपके लिए है। फिर आपको एक तीसरी चीज़ ये है कि आपको आपकी शख्सियत थोड़ी मिलनसार होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिप्लोमेटिक गैदरिंग्स में जाना होता है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। पार्टीज का मतलब वो एक नेटवर्किंग का जरिया है। अक्सर ये माना जाता है कि विदेश सेवा वाले तो सिर्फ पार्टी करते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो पार्टियां बेसिकली क्या है, वो नेटवर्किंग का जरिया है। आप अगर नेटवर्किंग नहीं करेंगे
तो आप लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे, जिसमें वो देश के लोग हैं, हर तबके के लोग आते हैं वहाँ पे, खास करके जो ज़रूरी तबके के लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, और दूसरे देशों के जो राजनयिक भी आते हैं, राजदूत आते हैं, तो उनसे भी आपको जुड़े रहना है, ताकि आपकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो आप वो उससे भी जानकारी, क्योंकि हर चीज़ लिखित में आपको नहीं मिल सकती, कुछ चीज़ें आपको दूसरे जरियों से भी लेनी पड़ती है, ऑब्जर्व करके करना होगा, ऑब्जर्वेशन प्लस व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल। तो जब आप लोगों से बातचीत करते तो ये पार्टीज कहिए या ये गैदरिंग्स कहिए, ये रिसेप्शंस कहिए, ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं जो आम तौर पे दफ्तरों में आप नहीं कर पाते, जो आपकी रिपोर्ट्स में भी दिखती है, झलकती है। तो ये इस तरह की शख्सियत आपकी होनी ज़रूरी है कि आप, अगर आपको ज़्यादा बाहर लोगों से जाना पसंद नहीं है, मिलना पसंद नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और मतलब कुल मिला के बस यही 3-4 चीज़ें हैं जो थोड़ा ध्यान आपकी ज़बान पे कोशिश करना है, क्योंकि ज़बान का खेल है, क्योंकि आपको बहुत बातचीत करनी है, अपनी बातों को पेश करना है, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने देश का, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो आर्थिक प्रतिनिधित्व हो, सांस्कृतिक हो। तो आपने पूछा कि एक दिन कैसे बीतता है दूतावास में, आमतौर पे 4 मोटी 4 क्षेत्रों में काम बटे हुए हैं। राजनीतिक, तो जब आज़ादी मिली तो हमारा मकसद ये था कि देश, हमारे गुलामी के बाद जो हम आज़ाद हुए, तो हमारे राजनीतिक, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि 2 देशों के बीच में राजनीतिक संबंध हों। अगर राजनीतिक संबंध नहीं होंगे तो फिर हम कोई दूसरे संबंध बना ही नहीं सकते, है ना। तो पहले तो राजनीतिक संबंध अच्छे होने चाहिए। तो मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादातर देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरा आर्थिक, हमारे जो आर्थिक रिश्ते हैं, कि व्यवसाय हो, आदान प्रदान हो, इसका सामान का, तो ये तभी हो सकता है जब हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, और उस पे फिर हम आर्थिक संबंधों पे भी ध्यान दें कि कितनी टेक्नोलॉजी कौन सी आ सकती है, या निवेश कितना आ सकता है, हम कितना निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर सांस्कृतिक संबंध है, और उसके बाद से आपका ये कॉन्सुलर सर्विसेज जो हम बोलते हैं, वो ये है कि किसी को विदेश से इंडिया आना हो या इंडिया से कोई जाना चाहे, तो ये इस तरह की जो वीज़ा की सर्विसेज, पासपोर्ट की सर्विसेज, हमारे जो नागरिक बाहर हैं, NRIs हों या POIs हों, उनको जो सेवाएं हमें देनी है, तो वो भी हम दूतावास के ज़रिए देते हैं। तो मोटा मोटी मैं कहूँगी ये 4 क्षेत्रों में हमारे काम बटे हुए हैं। जी मैम, आप कई सारे जगहों पे, जैसा आपने कहा भी कि आपने अर्जेंटीना और उरुग्वे और पराग्वे, इन सारी जगहों पे प्रतिनिधित्व किया है। हम थोड़ा उसका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, उसका भी, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र का भी जानना चाहते हैं कि वो कैसा रहा। तो जब मैं अर्जेंटीना में थी, या कोई भी अफसर किसी देश में उसकी पोस्टिंग होती है, तो आपका मूल रूप से काम ये है कि आप अपने देश को जितना बेहतर तरीके से पेश कर सकें, और साथ ही साथ हर देश के कुछ लक्ष्य होते हैं विकास के, खास करके, तो उस लक्ष्य में जो देश में आप हैं वो कैसे योगदान दे सकता है। तो मिसाल के तौर पे अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, यहाँ पे फुटबॉल बहुत मजबूत है। वहाँ की टीम्स, वहाँ का माहौल पूरा फुटबॉल में, हम फीफा में देख भी रहे हैं। हाँ, तो पूरा फुटबॉल में इंडल्ज है। हाँ, एक तरह से वो उठते, जागते, सोते, वो फुटबॉल ही सोचते हैं, जैसे हम क्रिकेट करते हैं। क्रिकेट हमारे लिए है। तो अगर हमें अगर अपनी फुटबॉल की टीमों को मजबूत करना है, तो अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे एक अच्छा जरिया है, और हम वो समझिए कि कोलैबोरेशन उनके साथ कर सकते हैं, और हमने किया भी है। तो वहाँ के कोचेस यहाँ आए, हम MOU साइन करते हैं, और हम अपनी टीमों को वहाँ ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, वहाँ से लोग आते हैं। तो ये आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से कई सारे, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, स्पेस कोलैबोरेशन हो गया, डिफेंस हो गया, अंटार्कटिका में जो कोलैबोरेशन है, क्योंकि डाउन साउथ अगर आप नीचे देखें अर्जेंटीना में अंटार्कटिका पे लग जाता है। तो
आपको ये देखना है कि वहाँ उस देश के क्या क्षेत्र मजबूत हैं, हमारे यहाँ पे क्या ज़रूरतें हैं और वो फासला को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, तो हमारे अर्जेंटीना में बहुत बहुत ज़बरदस्त खेती होती है, बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है और अच्छी खेती होती है। तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना शुरू किया है अर्जेंटीना से, और बहुत टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हो सकता है। हम बहुत कुछ दे सकते हैं स्पेस में, डिफेंस में, ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। तो ये कोलैबोरेशन करना हमारा काम है। दो लोगों के, देशों के बीच के जो रिश्ते हैं, खास करके लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं, उसको मजबूत करना हमारा काम है। और इसके लिए हम अलग अलग जरिए अपनाते हैं। और भारतीय संस्कृति की बात करें तो बहुत पागलों जैसा वहाँ पे लोगों में एक रुचि है। मतलब आप समझिए कि इस हद तक कि वहाँ पे आप आश्चर्य करेंगी कि वहाँ पे लोग इतना अच्छा भरतनाट्यम करते हैं और कथक करते हैं, अर्जेंटीन्स, अच्छा, हाँ, या उरुग्वाई के लोग। तो ये कई बार बहुत ओवरवेलमिंग होता है, आपको बहुत अजीब सी एक अजीब सा महसूस होता है कि इतना दूर आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, हर चीज इतनी अलग है। ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कर रहे हैं वो भी। हाँ, पर वो भारत से इतना नजदीक कैसे है? और कुछ लोग तो इतने ज्यादा नजदीक हैं, तो कई बार मुझे ऐसा भी महसूस होता था जब लोग आते थे इंडिया से, या मैं, बहुत लोग कई बार वहाँ पे लोग हैं जो भारत बहुत आते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उनसे जब मैं बात करती थी तो मैं सोचती थी, अरे मेरे देश में ये भी है, या हम इस नज़रिए से भी अपने देश को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोमांचक तजुर्बा रहा मेरे लिए कि मैंने अपने ही संस्कृति को, अपने ही भारत को दूसरों के नज़रिए से कुछ मानों में बहुत एक्सप्लोर किया है। हाँ, डिस्कवर किया और समझा। तो एक नया पहलू सामने आता था। तो ये, मतलब मुझे लगता है ये बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा। हम अब थोड़ा आईसीसीआर के बारे में जानना चाहते हैं मैम, कि उसके भी आप अभी प्रभार में हैं, तो उसकी भूमिका के बारे में बताइए, तब जब हम संस्कृति की इतनी चर्चा कर रहे हैं। जी, तो आईसीसीआर कई सदियों से जब बना था, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इस नाम में ही है कि ये बना ही इसलिए था कि मैंने आपको कहा था कि 4 क्षेत्रों में मोटा मोटी हमारे काम बटे हुए, तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। अब सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि अब तो हमारे पास बहुत लिटरेचर है, इस पे बहुत अध्ययन भी हुआ है कि अगर आप किसी की संस्कृति के नज़दीक आते हैं तो उससे जो जुड़ाव होता है, जो कनेक्ट आप होता है, जो आप दिल से जुड़ते हैं लोगों से, वो संस्कृति के जरिए ही जुड़ सकते हैं। वो आप जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो अगर मान लीजिए मैं आपकी ज़बान बोलती हूँ, आपकी ज़बान भोजपुरी है, और अब मैं आपसे भोजपुरी बोलने लगूँ, आप देखिएगा कि आपके बदन में केमिकल रिएक्शन होगा, एक अजीब सा कनेक्ट होता है। एक कनेक्ट होता है, लम्हाती सही, पर होता है, है ना? तो इसीलिए अगर आपको कोई विदेश से आके आपकी कोई भी चीज़ के बारे में चर्चा करता है, या जैसे मैंने कहा कि भरतनाट्यम अर्जेंटीना में देखने का एक अलग ही लुत्फ था, इंडिया में देखना है तो ठीक है, पर अगर आप वहाँ देखते हैं, या कोई अर्जेंटीन को टैंगो अगर देखना है, टैंगो वहाँ का जो डांस फॉर्म है, तो वो यहाँ पे देखता है तो उसको एक अलग सा महसूस होता है और एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो जाता है। तो इसीलिए सांस्कृतिक संबंधों पे इतना जोर दिया गया कि दिल खोलने का एक तरह से जरिया है। तो आईसीसीआर ये करता रहा है, और हमारे कई सारे सांस्कृतिक केंद्र हैं विदेश में जो बाखूबी ये काम करते हैं। भारत की जो संस्कृति है उसका प्रचार करना, उसको सिखाना, चाहे वो योग हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो। हमारे पास कला और संस्कृति की कमी तो है नहीं। तो ये वो केंद्र के जरिए दूतावास का ही एक हिस्सा होता है ये आईसीसीआर के केंद्र, और वहाँ पे हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, कलाकार टीचर्स के रूप में, और वहाँ पे वो
प्रशिक्षण देते हैं और एक कल्चरल एक्सचेंज होता है। और हाँ, और वहाँ पे हम कई सारे कार्यक्रम भी करते हैं। तो फ्यूजन डांसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे आप कजाकिस्तान में हैं तो एक कजाक का ग्रुप है, डांस ग्रुप, और हमारे कुछ डांसर्स हैं, उन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शनी तैयार की। तो ये आदान प्रदान भी बहुत ज़रूरी है कि हम भी कुछ सीखें और कुछ हम भी सिखा सकें। जी जी मैम, अब पासपोर्ट को लेकर के थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं। हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि अभी भी जब लोग आपके यहाँ आते हैं और पासपोर्ट बनवाने आते हैं तो किस किस तरीके की गलतियाँ करते हैं, या पासपोर्ट को लेकर के एक मिथ भी बहुत सारा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम बनवा ही नहीं सकते हैं। तो जो उससे रिलेटेड मिथ हैं या जो गलतियां हम करते हैं उसके विषय में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बात आपकी एकदम सही है कि ये छवि कुछ हद तक सही थी। मैं थी पे जोर दे रही हूँ कि पिछले कई सालों से, मतलब जब से डिजिटाइजेशन खास करके हुआ है 2012 से, ये छवि थी कि पासपोर्ट बनाना नामुमकिन है, या अगर है तो बहुत बड़ा संघर्ष है। और उसमें बहुत पैसे भी लगते हैं और सीधा रास्ता है नहीं, दलालों के जरिए ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी थी, कुछ पेचीदगी थी हमारे ढांचों में, पर हमारी प्रक्रिया भी काफ़ी सरल नहीं थी। पर जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अब आपको पासपोर्ट बनाना है तो सबसे पहला कदम आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www.passportindia.gov.in पे, क्योंकि वही एक तो फेक वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं, तो आप उसी पे जाएं और आप खुद आवेदन अपना दे सकती हैं, उसमें जमा कर सकती हैं। आपको किसी तीसरे की मदद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आवेदन बहुत सरल है। वो ऐसे उसमें जो जानकारी है वो आपको पता है, क्योंकि आपकी खुद की जानकारी है। तो ये पहली बात तो ये मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत सरल हो गया है पासपोर्ट बनाना, और ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन अब नहीं रहा कि एक मैनुअल फॉर्म है पहले जो होता था और उसको भरना है, आपको आना है दफ्तर। आप घर बैठ के अपना ऑनलाइन जमा कर दीजिए। दूसरा ये कहना चाहूँगी कि हमारे पासपोर्ट कार्यालय पहले सिर्फ कुछ ही राजधानियों में हुआ करते थे। अब आज की तारीख में मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि बिहार में हमारे 40 पासपोर्ट कार्यालय हैं, 38 ज़िले हैं हमारे, और 40 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र में हमारा एक कार्यालय है। तो अगर आप बेतिया में हैं तो आप बेतिया में ही आवेदन कर सकते हैं, जमा ऑनलाइन करके आप उस कार्यालय जा सकती हैं अपने दस्तावेजों की जांच के लिए और बाकी बायोमेट्रिक्स वगैरह के लिए। तो ये गलतफहमी है लोगों की, पटना ही आना पड़ेगा जी, या दिल्ली ही जाना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं है। तो ना आपको पटना आना है ना दिल्ली जाना है। हाँ, कुछ केसेस में, जैसे अगर आपको तत्काल सेवाएं चाहिए, आपको जल्दी है जाने की और आपको 3 दिन 5 दिन के अंदर पासपोर्ट चाहिए, तो हमारी एक तत्काल सेवा होती है, तो जो आपको पटना और दरभंगा के पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही उपलब्ध है। फिर कभी कुछ इस तरह के पेचीदगी होती है आवेदनों में कि आपका पासपोर्ट बना है पर आपको कुछ उसमें बहुत बड़ी तब्दीली करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए भले ही आपको कभी पटना आना पड़े, दरभंगा जाना पड़े, वो एक अलग बात है, पर आम तौर पे हम आपकी पासपोर्ट सेवा आपके घर के एकदम नज़दीक है। तो ये दूसरी धारणा है जो कि दूर जाना पड़ेगा, ये गलत है। तीसरा ये कहना चाहूँगी कि जब आप पासपोर्ट कार्यालय पहुँचते हैं अपने सारे दस्तावेज़ों के साथ, तो करीबन मैं समझूंगी कि पीएसके में, पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना और दरभंगा में, हम कोशिश हमारी ये रहती है कि 45 मिनट के अंदर अंदर हम आपको भेज दें, रुखसत कर दें। अच्छा। तो ये नहीं है सिलसिला कि आप आ गए, सुबह आए तो आप शाम तक आप बैठे रह गए, क्योंकि वक्त की कीमत है और हम सेवाओं को कुशल तरीके से देना चाहते हैं कि जितना पेचीदा बनाना चाहते हैं। तो और भीड़ भी इकट्ठा नहीं करना चाहते, तो आपको समय दिया जाता है, निर्धारित समय पे आप आते हैं और कुछ ही देर में, हाँ कभी कभार तकनीकी वजह से ज़रूर कुछ हो सकता है, वो मैं नहीं नकार रही हूँ, पर आमतौर पे जल्द हो जाता है, जल्दी से जल्दी हम करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो पूरी प्रोसेसिंग है वो बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत व्यवस्थित है। तो आप जब पासपोर्ट कार्यालय जाते हैं तो आपके दस्तावेजों की जांच होती है और उसके बाद से आपके बायोमेट्रिक्स कैप्चर हो जाते हैं और फिर आप अपने घर लौट जाते हैं।
अगर सब कुछ सही रहा, आपने कुछ गलती नहीं की हो और आपके दस्तावेज में कोई गलतियां ना हो, तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है पुलिस जांच के बाद। जी। तो हम मान के चलते हैं कि करीबन 15 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है साधारण रूप से। और गलतियां जो आमतौर पे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि दस्तावेजों में उनकी उसमें समानता नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आपका आधार में आपका नाम है रचना सिंह और आपके पैन कार्ड में रचना कुमारी सिंह, तो ये गलत हो जाता है जी। आपकी पैदाइश की तारीख आधार में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, आपके पिता का नाम कुछ और है, इस तरह की चीजें। तो समानता होनी बहुत जरूरी है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, हम अनजाने में कर बैठते हैं। और कई लोग ये भी करते हैं कि ये बिहार में थोड़ा सा चलन है कि पैदाइश को बदल देना, कभी आपको स्कूल में दाखिला चाहिए, कभी रोजगार के चलते। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। कोई भी तरीके की गलत सूचना देके, गलत जानकारी देके हमें दस्तावेज अपने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कल होके आपको जरूर ये तकलीफ देगा। ठीक है। तो फर्जी तरीके से दस्तावेजों को लेना शुरू में तो लगता है कि बहुत आसान है, चलो कुछ पैसे दे दिए, मिल गए, हम बहुत खुश हो गए, पर इसका आप देखेंगे कि आगे चल के परिणाम इसके रेपरकशंस बड़े हो सकते हैं। तो ये गलतियों से हम बचें। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते, क्योंकि हमारे बिहार में है ऐसे लोग जो कंप्यूटर बहुत कम जानते हैं या उन्हें अंग्रेजी में दिक्कत आती है, तो आप बेशक मदद लें, अपने किसी परिचित से ले लें मदद, घर के कोई आदमी से, या CSCs भी होते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर्स, उसको वसुधा केंद्र बिहार में बोलते हैं, तो जो हर जगह मौजूद हैं। ये एक तरह से सरकारी तौर पे ये इम्पैनल्ड हैं, ये साइबर कैफेज टाइप की कहा जाए कि हैं। तो वहाँ पे एक नॉमिनल फीस होती है, वो आप दें, उसकी रसीद बाकायदा कटती है। 100 रुपये मुझे बताया गया कि आवेदन दिया के लिए हम पासपोर्ट आवेदन 100 रुपये में हम दे सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि आपके लिए कोई जानकारी अगर भर रहा है तो आप आंख बंद करके मत बैठिए कि उसने भर दिया, चलिए हम खुश हो गए। आप भी देख लीजिए, विजिलेंट रहिए, हाँ, कि ये जो जानकारी है सही है कि नहीं है। तो बस यही छोटी मोटी ये गलतियां हैं। और अगर आप अच्छे से आप पढ़ लिख सकते हैं पासपोर्ट सेवा, अगर आप वेबसाइट पे जा सके, तो हमारे सारे कायदे कानून जो भी आपके सवालात हैं जहन में आमतौर पे, वो सब कुछ FAQs में है जी। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। तो अगर बस थोड़ा सा हम जहमत उठा लें और थोड़ा पढ़ लें, तो मुझे लगता है कि पासपोर्ट बनाना बहुत ही आसान है। जी जी, जैसे हम बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सुबह का आपने इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने विदेश सेवा से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ उसके अलावा ICCR और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के तौर पर आपने पासपोर्ट की जो जिक्र किया हमसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह बिहार बिहान लेकर हम वापस स्टूडियोज आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।